ताज़ा लेटेस्ट इसराइल और ईरान की फ्यूचर के बारे में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली वर्ड्स में बोल दिया है कि इसराइल को हमला करना चाहिए, अटैक करना चाहिए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ऑयल रिफाइनरी पे ही करना चाहिए, ना कि किसी और जगह। और उन्होंने ये साथ में कोट किया कि जैसे जो बाइडन ने अपनी डिबेट में बोला, एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट हिट द न्यूक्लियर थिंग, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, आई एम हैप्पी विद दैट। इसका मतलब ये है कि आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नहीं मारना, उसके अलावा आप जहाँ पे भी अटैक करेंगे, किसी भी बंदे को मारेंगे, इब्राहिम रईसी जैसे किसी को, उनके आयतुल्लाह खamenei को मारते हैं, किसको भी मारते हैं, मुझे कोई उससे मसला नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि ये गलत है, मारना ही उसे चाहिए। ऑयल फैसिलिटीज़, ऑयल जो सी रिफाइनरी है और जो सा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, उन्हीं को मारना चाहिए। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकें कि आप सोचें ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि सडनली डोनाल्ड ट्रंप को इतनी ज़्यादा बैकिंग और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि सडनली वो अपना रास्ता चेंज करके इसराइल के पूरे साथ मिल गए हैं। इसका मतलब है कि इनके आपस में कोई एग्रीमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से ये बाइडन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। और जितने भी वहाँ पे जूस सेनेटर्स हैं, वहाँ पे गवर्नर्स हैं, वो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट करेंगे। जिधर इसराइल कहेगा वो उसी को सपोर्ट करेंगे। और कमला हैरिस जो बाइडन को रिप्लेस कर रही हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए, वो लूज़ करने जा रही हैं। वो बहुत ही ईज़िली लूज़ कर जाएंगी। उसकी वजह क्या है, ये बयान देने के साथ ही जब उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी चेक की डोनाल्ड ट्रंप की, वो 54% जा चुकी है अभी। और अभी टाइम है, आने वाले दिनों में 60 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये इंटेलिजेंस इनकी काम कर रही होती है, इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की उधर ही जिधर इसराइल है। इंटेलिजेंस उधर नहीं जाती जिधर उनको इसराइल की तरफ से नहीं हुक्म होता या उनकी एग्रीमेंट उसके साथ नहीं होता। तो इसराइल को अमेरिका का बच्चा है, वो जो भी बोलेगा, बेटा जो बोलता है बाप वही करता है। तो वो अजीज़ बेटा हो जिसको वो बहुत पसंद करते हो, तो ये एक फेवरेट चाइल्ड ऑफ अमेरिका जो इसराइल है। तो इसको हमेशा से इनकी सपोर्ट मिली है। 1948 में, मई 1948 में जब जैसे ही वजूद में आया इसराइल, सबसे पहला कंट्री जो इसको एक्सेप्ट करने वाला था एज अ स्टेट, वो था अमेरिका। और वहाँ तब से लेके आज तक ये फुली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप इनको चेक करें कि इन्होंने क्या किया कि बाइडन ने उसके बाद गिला किया। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से जितना मैंने सर्व किया है, जितना कुछ मैंने किया है इसराइल के लिए, इतना किसी भी प्रेसिडेंट ने आज तक नहीं किया। तो मेरे साथ ऐसा क्यों? वो गिला कर रहे हैं। शेर जब बूढ़ा हो जाता है, उसको अपने ही बच्चे जो बड़े हुए होते हैं वो मार के खा जाते हैं। तो शेर बूढ़ा हो चुका है और वो अपनी तकलीफ़ पे, अपनी कमज़ोरी पे, अपनी परेशानी पे गिड़गिड़ा रहा है और कुछ नहीं कर सक रहा। उनके दिन करीब हैं, जाने वाले हैं अनकरीब। इसके साथ ही आज डेवलपमेंट हुई है। B-1 बॉम्बर उन्होंने भेजा है अमेरिका से, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब जो से ये कैरी कर सकता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बॉम्बर है। 7400 किलोमीटर एक ही दफ़ा अगर आप इसमें फ्यूलिंग करें, एक दफ़ा स्ट्रेट अवे ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इतनी लंबी ये हद जो सी है वो अचीव कर सकता है, इतने दूर तक जा सकता है। लेकिन अमेरिका से ईरान तक का जो सा फासला है वो 10,000 किलोमीटर है। ये 10,000 आप अगर देखें तो उनके पास तो थोड़ा सा ही बचता है आगे, तो वो रास्ते में कहीं से भी उसको रीफ्यूल कर सकते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि एयर बेसिस तो अमेरिका की पूरी दुनिया में हर जगह है। और उन्होंने क्या किया, आते साथ ही इराक़ पे 85 to 88 टारगेट्स अचीव किए। उनको सक्सेसफुली इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया स्विफ्ट ऑपरेशन। स्विफ्ट ऑपरेशन में उन्होंने ऐसा किया कि जॉर्डन की मदद उनको मिली और उसके साथ ही उन्होंने ये ऑपरेशन किया जिसमें जितनी भी प्रॉक्सीज थी, रशिया की, ईरान की, इराक़ में, वो सारी उन्होंने उड़ा के रख दी। लेकिन उससे एक चीज़ का ईरान को फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो जब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका पे प्रेशर था बहुत ज़्यादा कि आप अटैक करें, तो इस ईरान ने क्या किया कि अपने जो से उनके कमांडर थे, उनके जो से की बंदे थे वहाँ पे, वो उनको उन्होंने बुला लिया था वापस ईरान में कि जंग यहाँ से लगेगी। तो वो उनके काफ़ी लोग बच भी गए हैं जो से उनके कमांडर थे या जो उनको कंट्रोल कर रहे थे वहाँ पे, उनकी जो सी ब्रिगेड्स बैठी हुई हैं या जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे थे। वो ये ऐसे हुआ है। लेकिन 85 टारगेट इजीली उन्होंने सक्सेसफुली अचीव किए हैं और उसके बाद मार के वो वापस चले गए हैं। और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है अमेरिका की तरफ से। उसके बाद अमेरिका ने अनाउंस किया है कि हम ने जैसे हमारे फ़ौजी मारे थे ईरान ने बेसिस पे अटैक करके, हमने उसका बदला ले लिया है, लेकिन उसके साथ ही हम आपसे जंग नहीं चाहते। उन्होंने एक पॉलिटिकल एक
बता दिया बात कि एक सियासी तौर पे उन्होंने कह दिया ये सियासत होती है, तरीका होता है कि मार के को ओहो माफ़ी दे दें, बाद में आप मार आए, उनके बंदे मार दिए, बाद में माफ़ी मांग लिए, उनकी कमर भी तोड़ दी है, माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांग के आपका तो काम हो गया। तो ये हमेशा इस तरह इनका इस तरह ही होता है। जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद आपके पास बैठ जाते हैं, कहते हैं वो गलती होगी, हमको पता चला कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमने तो कहा ही नहीं था ऐसा, हमने तो कहा था जाके देख के आओ, ये आपने क्या कर दिया, मार दिया। अच्छा वाकई मार दी। सो ये ऐसे होता है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा ईरान पे इस पर क्या करता है। ईरान डायरेक्ट वार तो नहीं कर रहा, ना अमेरिका से कर रहा है, ना इसराइल से कर रहा है, ये तो बस उनके बेसिस मार रहे हैं इनडायरेक्टली अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, और ये उनकी प्रॉक्सीज को मार रहे हैं, उनको कमर तोड़ रहे हैं, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यमन को मार रहे हैं, हिजबुल्लाह जो सा उनका मिलिटेंट ग्रुप है जिसको बैकिंग है ईरान की, उसको मार रहे हैं। हमास उसको भी बैकिंग है, ईरान की है, रशिया की है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की है, उनको मार रहे हैं। सो इस तरह चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही ये एक अपडेट है कि इसराइल ने 6 से 8 लोगों की तस्वीर जारी कर दी है जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि हमने इनको टारगेट करना है और बहुत जल्दी करना है, और हम अपने टारगेट जब लॉक करते हैं उनको अचीव भी करते हैं। लिहाजा उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी समेत उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बहुत सारे लोगों का फ़ोटोज़ जारी करके अपने न्यूज़ चैनल पे इन्होंने जारी कर दिया कि हम इनको मारेंगे। सो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ईरान कितना तैयार है इसके लिए, और आया वो अपने लोगों को बचा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो नहीं बचा सका और बहुत सारे कीमती जानों से हाथ धोना पड़ा है उन्हें, और वो मारे गए हैं और ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अगर हमें देखा जाए कि मिडल ईस्ट की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई है अमेरिका को कि आप हमारे बेसिस नहीं यूज़ कर सकते, एक भी बेस आपने यूज़ किया तो आपके साथ टाइज जो से हैं वो हम तोड़ देंगे और आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये अमेरिका को वार्निंग मिली है। लेकिन ये भी सियासी बयान होता है, असली में वार्निंग तब होती है जब आप अपने बेसिस खाली कराएं, उनको ख़त्म कराएं। जैसे पाकिस्तान में हुआ था कि उन्होंने अपने बेसिस अमेरिका को दे दिए थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो जंग अमेरिका की और अफ़गानिस्तान की बजाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की भी शुरू हो गई थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान अमेरिका तो पहुंच नहीं सकता था, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर दिया था। 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी उसमें अपनी जान दो बैठे थे, और आज तक पाकिस्तान इस वार और टेरर से नहीं निकल सक रहा। और आज भी पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पे बम ब्लास्ट टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। सो जब अपने बेसिस आप दे देते हैं एक दुश्मन मुल्क को, अपने नेबर्स को मारने के लिए, तो ये ऐसा होता है। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई मिडल ईस्ट की जो सी कंट्रीज़ हैं ये इसके लिए क्लियर है, माइंड का क्लियर है, ये रेडी हैं इसी बात के लिए कि हमने यूज़ नहीं करने देने, या ये सियासी बयान है और वो इनके साथ मिल के अपने लोगों को मरवाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया।